प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये मौर्य वंश के पश्चात प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। आज हम चर्चा करेंगे शुंग वंश के बारे में। मौर्योत्तर काल की हम चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल में प्राचीन भारत में शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये कुछ प्रमुख राजवंश हुए हैं जिन्होंने मौर्योत्तर काल में प्राचीन भारत में यहाँ पर शासन किया है। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो मौर्य शासकों ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोक के उत्तराधिकारियों के समय एक लंबे वर्ष तक भारत पर शासन किया। लगभग अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, इस तक 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक लगभग इन्होंने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। इनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने भरी सेना के सामने कर दी और इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश की शक्ति का अंत करके भारत में शुंग वंश की सत्ता स्थापित की। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने मौर्य वंश के पश्चात भारत में शासन किया। 185 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 72 ईसा पूर्व तक 112 वर्ष तक इस वंश ने भारत में शासन किया, जिसमें मुख्यतः हम देखेंगे पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश की शक्ति का अंत किया और शुंग वंश की शक्ति को स्थापित किया। इसके पश्चात इसके उत्तराधिकारियों में हम मुख्यतः अग्निमित्र का वसुज्येष्ठ और वसुमित्र का आंध्रक, पुलिंटक, घोष, वज्रमित्र, भाग और देवभूति का नाम ले सकते हैं। अंतिम जो शुंग शासक था देवभूति, इसकी हत्या इसके सामंत वसुदेव कण्व ने की और लगभग 72 ईसा पूर्व के आसपास इस देवभूति की हत्या करके वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की सत्ता भारत में स्थापित की। तो पुष्यमित्र शुंग से लेकर देवभूति का जो शासन है भारत में 185 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 72 ईसा पूर्व का, वो भारत में शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासकों के अंतिम समय में जब अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके निर्बल उत्तराधिकारी हुए, तो इन निर्बल उत्तराधिकारियों के समय, निर्बल मौर्य शासकों के समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से लगातार यवनों के आक्रमण हो रहे थे। भारतीय सीमा इनसे असुरक्षित हो रही थी। ऐसे में हम देखें तो मुगल मौर्य शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर जो स्थानीय सामंत है, प्रांतीय शासक है, ये अब विद्रोह करने लगे थे। ऐसे में जब सैन्य शक्ति मौर्य शासकों के समय कमजोर हो गई थी, तो ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई और क्षत्रिय जो मौर्य थे, इनके खिलाफ इन्होंने एक प्रतिक्रिया की। भरी सेना के सामने पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण प्रतिक्रिया करके, सैन्य प्रतिक्रिया करके मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग इतिहास में औधिभज के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इसे औधिभज भी कहा गया है। औधिभज का तात्पर्य है जिसका आकस्मिक रूप से उदय होता है। चूँकि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेनापति था, सेनानी था और इसने भरी सेना के सामने अपने शासक की हत्या की थी, अपने राजा को मारा था। इस पर भी सेना ने पुष्यमित्र शुंग को सहयोग दिया था। आजीवन पुष्यमित्र शुंग सेना का साथी बना रहा। बृहद्रथ के समय जो अंतिम मौर्य शासक था, इसके समय 2 गुट बन गए थे। एक पुष्यमित्र शुंग सेनापति का था और दूसरा था मंत्री का। तो इन दोनों गुटों के मध्य आपस में विवाद था, जिसका हमें पुष्यमित्र शुंग के समय भी सामना करना पड़ा। इसमें हम देखें पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता प्राप्त की, तो उसने कोई राजा की उपाधि धारण नहीं की, अपितु वो सेनानी या सेनापति के रूप में ही ये वाला विरुद्ध धारण करके शासन करता रहा। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ है अग्निमित्र, इसके समय इसने राजा की उपाधि धारण की। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन की शुरुआत सेना का समर्थक शासक
होने के नाते सेनानी के रूप में शुरू की। पुष्यमित्र शुंग, जिसके इतिहास की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है, पुराणों से मिलती है, मालविकाग्निमित्रम से मिलती है जो कालिदास की रचना है। इनके माध्यम से हमें पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। शुंग शासक ब्राह्मण थे या कुछ और थे, इसको लेकर इतिहासकारों ने जो तर्क दिया है कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य वंश की शक्ति का अंत हुआ था। तो ऐसे में पुराणों ने, मालविकाग्निमित्रम ने और हरप्रसाद शास्त्री ने, इन सभी ने शुंग शासकों को ब्राह्मण घोषित किया है। चूँकि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, उसका पुरोहित था, तो पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक भी माना जाता है। इसके समय अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था और ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध जो अनुयायी थे, इन अनुयायियों का अंत किया है। बौद्ध जो भिक्षु थे, इनका अंत करने के लिए उसने घोषणा की थी कि जो भी कोई बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे ये 100 दिनार भेंट में देगा, इनाम में देगा। तो ऐसे में हम देखें पुष्यमित्र शुंग ने, जो ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक था, बौद्ध धर्म के विरुद्ध इसने ये प्रतिक्रिया की है। और इसके फलस्वरूप हम देखें तो इसके समय वेदों का, वैदिक साहित्य का, संस्कृत भाषा का फिर से पुनरुद्धार संभव हो पाया है। पतंजलि ने संस्कृत भाषा में इसीलिए महाभाष्य की रचना इस समय की थी। पुष्यमित्र शुंग ने, जो मौर्य शासनकाल में साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई थी, इसको फिर से पुनर्गठित करने का प्रयास किया। सामंतों के जो विद्रोह हो रहे थे, इनको दबाने का प्रयास किया, शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके लिए उसका जो प्रथम कार्य था, वो प्रथम कार्य यही था कि इसने सर्वप्रथम यवनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया की है और जो सामंतों का विरोध हो रहा था, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की है। इसने अपने विशाल साम्राज्य की 2 राजधानियां बनाई, पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा, और इन दोनों के माध्यम से वो अपने संपूर्ण साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करता था। विदिशा में उसने अपने उत्तराधिकारी अग्निमित्र को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया और वहाँ से उसने अपने साम्राज्य का संचालन किया। अग्निमित्र जो पुष्यमित्र का एक योग्य उत्तराधिकारी था। पुष्यमित्र शुंग के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है विदर्भ युद्ध। विदर्भ का जो शासक था यज्ञसेन, ये बृहद्रथ के समय जो मंत्री गुट था, इस मंत्री का समर्थक था, सहयोगी था। यज्ञसेन शुरू से ही पुष्यमित्र शुंग का विरोधी रहा था। इसी यज्ञसेन का एक भाई था, चचेरा भाई माधवसेन, और बहन थी मालविका। ये दोनों ही अग्निमित्र के मित्र थे। ऐसे में जब माधवसेन और मालविका अग्निमित्र से मिलने के लिए विदिशा जा रहे थे, तो यज्ञसेन ने इन दोनों को बंदी बना लिया। इसी बात पर यज्ञसेन और अग्निमित्र के मध्य संघर्ष हुआ। अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन की सहायता से यज्ञसेन को युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के पश्चात उसे अपने अधीन किया और उसका जो राज्य था विदर्भ राज्य, इस विदर्भ राज्य को उसने यज्ञसेन और माधवसेन, इन दोनों भाइयों के मध्य बांट दिया। इस तरह से हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग की एक सबसे बड़ी सफलता अपने शासनकाल में विदर्भ विजय करके रही। दूसरी महत्वपूर्ण सफलता जो पुष्यमित्र शुंग की मानी जाती है वो ये है कि इसने यवनों के विरुद्ध सफलता हासिल की। मौर्य शासकों के समय यवनों का जो आक्रमण शुरू हुआ था, पुष्यमित्र शुंग को भी उसका सामना करना पड़ा। ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यवन आक्रमण हुए हैं और इन दोनों का प्रतिनिधित्व किया है, पहले का मेनेंडर ने और दूसरे का डेमेट्रियस ने। ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने इन दोनों यवन आक्रांताओं को पराजित किया। सिंधु नदी के किनारे इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ है, यवनों के साथ उसका संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में मालविकाग्निमित्रम से और गार्गी संहिता के युग पुराण से हमें इस यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है और इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया, डेमेट्रियस और मेनेंडर को पराजित किया और भारत में यवन आक्रमण से
उसने भारत की रक्षा की। इस तरह से हम देखें तो पुष्यमित्र शुंग के समय शासन की जो महत्वपूर्ण घटना है विदर्भ विजय है, यवन आक्रमण के खिलाफ उसकी सफलताएं हैं और इस सफलता पर उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और इसे ही उसे ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से उसने बौद्ध भिक्षुओं का अंत करके बौद्ध धर्म के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया की उसके फलस्वरूप ही कहा जाता है कि उसने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसके उत्तराधिकारी हुए अग्निमित्र। अग्निमित्र के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी हुए अग्निमित्र के 2 पुत्र वसुज्येष्ठ और वसुमित्र, और इसके पश्चात आंद्रक, पुलिंदक, घोष और वज्रमित्र शासक हुए। वज्रमित्र का जो उत्तराधिकारी हुआ था भाग, ये कहा जाता है कि इसके समय हेलियोडोरस भारत आया था और इसके पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी था देवभूति, इस देवभूति का अंत किया है उसके सामंत वसुदेव कण्व ने 72 ईसा पूर्व, और वसुदेव कण्व ने शुंग वंश की शक्ति का अंत करके भारत में कण्व वंश की शक्ति को स्थापित किया। कण्व वंश में 72 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक लगभग 4 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। वसुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। इस सुशर्मा का अंत किया है सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने, और उसने कण्व वंश की शक्ति का अंत करके लगभग 27 ईसा पूर्व प्रथम सदी ईस्वी से पहले उसने भारत में सातवाहन वंश की शक्ति को स्थापित किया है। इस तरह से भारत में मौर्य वंश के पश्चात शुंग शासक, कण्व शासक और सातवाहन वंश के शासकों ने शासन किया और इन सभी ने मौर्योत्तर काल में भारत में लंबे समय तक शासन करके भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित किया। और आने वाले समय में जब सातवाहन शासकों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की तो इन्होंने भारत में लंबे समय तक शासन करके भारतीय शासन व्यवस्था